सिविक्स का तीसरा चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें 28वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति के कार्य का वर्णन करें। उत्तर, पंचायत समिति का सभी ग्राम पंचायतों के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है तथा समर्पित योजनाओं को जिला परिषद में भेजती है और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन एवं निष्पादन करती है। इसके अतिरिक्त समुदाय के विकास कार्य एवं प्राकृतिक आपदा के समय रहता है प्रबंधन करना भी इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे हमारा है ताड़ी विरोध आंदोलन क्या है। तो उत्तर, 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब के बिक्री के चरम सीमा पर थी। इसके दुष्परिणाम सारे लोगों को खासकर महिलाएं थी और सरकार अधिक या प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद कराने के पक्ष में नहीं थी, परंतु आंध्र प्रदेश में सामाजिक जीवन का अस्त व्यस्त हो गया और यह पुरुष ताड़ी और शराब के पीकर घर महिलाओं पर जुल्म ढाने में लग रहे थे। परिणाम स्वरूप महिलाओं की सक्रियता से आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में ताड़ी विरोध आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, वंशवाद किसे कहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति जिसमें किसी राजनीतिक दल के शीर्षक पर बैठे व्यक्तियों के अनुचित लाभ उठाते हुए अपने संगी संबंधियों के मित्र एवं रिश्तेदारों दलों के प्रमुख पदों पर बिठाते हैं, वंशवाद कहलाते हैं। वंशवाद लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामान्य एक प्रमुख चुनौती है। आगे, भारतीय किसान यूनियन के मुख्य मांगे क्या थी। तो उत्तर, हमारा भारतीय किसान यूनियन की निम्नलिखित मुख्य मांगे थी। पहला, गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना, कृषि संबंधित उत्पादों का अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे रोकों को हटाना, समुचित दर पर गारंटी युक्त विद्युत आपूर्ति करना, किसानों के बकाये कर्ज को माफ करना तथा किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पाए जाने वाले असमानताओं को समाप्त करना और सभी लोगों को विकास में समुचित अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय है। आगे हमारा सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के सरकार है अतः जनता के सरकार के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य और बनाई गई नीतियों को जनता के अधिकार है। इसे ही सूचना का अधिकार कहा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन करना पड़ता है। यह आंदोलन राजस्थान के व्यापार नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है और सरकार के बाध्य होकर सूचना का अधिकार संबंधित कानून बनाने पड़ता है। सरकार ने भी 2005 से 12 अक्टूबर से सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाकर लागू किया है। आगे हमारा है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखे। उत्तर, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य सत्य के आंशिक
सत्ता के आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज का नियंत्रण करना, सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों कार्य को सार्वजनिक करना। आगे हमारा है चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था। चिपको आंदोलन 1970 में के दशक में वर्तमान में उत्तराखंड के राज्य में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में प्रेरणा सुंदर लाल बहुगुण ने यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया था आंदोलन था। जंगलों एवं व्यवसायिक के आधार पर वृक्षों की कटाई का विरोध में यह आंदोलन किया गया था। गांव वालों विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। आगे हमारा इसी में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है हमारा पहला है राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताएं। उत्तर हमारा किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुका है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है। पहला है नीतियाँ एवं कार्यक्रम का तय करना। यह राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर ये चुनाव लड़ते राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन करते हैं और जिसकी नीतियां में कार्यक्रम जनता का कल्याण के लिए राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला होता है। आगे है शासन का संचालन। इसमें राजनीतिक दल के चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं और जिस राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होती है उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। जहां एक ओर सत्ता पक्ष शासन संचालन करता है, वहीं विपक्ष दल सरकार पर नियंत्रण रहता है और सरकार को गड़बड़ी करने से रोकता है। आगे है चुनाव का संचालन। जिस प्रकार लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल अपनी ही विचारधाराओं से सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम का नीतियाँ तय करती है और यही कार्यक्रम एवं नीतियाँ चुनाव के दौरान जनता के पास रहते हैं और जिससे हम चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। आगे हमारा लोकमत का निर्माण करना। लोकमत में जनता की सहमति में समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है और इस तरह लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकती है। आगे हमारा सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ करना। अगर राजनीतिक दल एक प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है। आगे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करता है और इसके मापदंड क्या है। उत्तर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय के मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय
दल कहलाते हैं। यह निम्नलिखित मापदंड है। आगे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के कुल डाले गए वैध मतों 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी राज्य अथवा राज्यों के लोकसभा 4 सीटों के विजयहीन होना आवश्यक अथवा लोकसभा के कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त करना आवश्यक है। कम से कम 4 राज्यों में राज्य से पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। किसी भी दल में राज्य स्तरीय दल कहलाने के लिए निम्नलिखित मापदंड आवश्यक है। विधानसभा की कुल सीटें 3% मत प्राप्त करना। लोकसभा के चुनाव में न्यूनतम हर 25 सीटों में से 1 सीट पर जीत हासिल करना। कुल वैध मतों के 6% प्राप्त करना। तीसरा क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? उत्तर, राजनीतिक दल लोकतंत्र के आधारित है या उत्तरदायी शासन के नायक अंग है और राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती है। राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है तथा जहां एक ही दल होती है वहां स्वतंत्रता का अभाव होता है। इसलिए राजनीतिक दलों लोकतंत्र का प्राण है कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक पर निर्भर होती है। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों को निर्वाचन में भाग लेते फाइनल के अनुसार दलों के बिना मतदाताएं या तो नपुंसक हो जाए या तो नशाकारी हो जाए। ऐसे असंभव नीतियों का अनुगमन करेगा जिससे कि राजनीतिक यात्रा वास्तव में व्यस्त हो जाएगी। राजनीतिक दल मतदाताओं का मार्गदर्शन करते हैं और राजनीतिक ना ही लोकतंत्र को व्यावहारिक रूप देती है। नहीं, ब्राइस का कथन है कि दल अनिवार्य है। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकते हैं। राजनीतिक दलों के लोकतंत्र में की शिक्षा का साधन है। ये जनता को सार्वजनिक प्रश्नों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं या निर्वाचन के समय ये नागरिकों को राजनीतिक साहित्य प्रदान करते हैं। उनमें शासन के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराते हैं, उनके राजनीतिक कर्तव्यों को बोध कराते हैं और भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। अतः यह राजनीतिक दलों का महत्व बहुत अधिक है। राजनीतिक दलों के किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय विकास योगदान करते हैं। किसी भी देश का विकास व राजनीतिक दलों की स्थितियों पर निर्भर करती है। जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होगा उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता के जागरूक समाज एवं राज्यों की एकता एवं राजनीतिक अस्तित्व का होना आवश्यक है। इन सभी कार्यों की राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। राजनीतिक दलों के विभिन्न जातियां, धर्म, वर्ग, लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने जाति, धर्म, लिंग के प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल ही किसी देश का राजनीतिक अस्तित्व ला सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल सरकार के विरुद्ध
विरोध की जगह उसकी रचनात्मक आलोचना करें और राष्ट्रीय विकास के लिए भी आवश्यक है कि शासन के निर्णयों में सबकी सहमति और सभी लोगों के भागीदारी हो। इस प्रकार के काम को राजनीतिक दल करता है। राजनीतिक दल संकटों के समय रचनात्मक कार्य भी करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत का कार्य आदि। राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार के विभिन्न प्रकार के नीतियों एवं कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। सत्ता पक्ष एवं पक्ष का सहयोग विधानमंडल ऐसे नीतियों का कार्यक्रम पास करने में सहयोग करता है। इन्हीं सब बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दल बहुत ही व्यापक रूप योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन से हैं, समझें। राजनीतिक दलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे कि वंशवाद। इनके प्रत्येक दल अपने सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठते हैं। अपराधियों का प्रभाव। इन दिनों सभी दलों में परोक्ष रूप से अपराधी तत्वों का प्रभाव बढ़ चुनाव जीतने के लिए भी इनका खूब इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त लोकतंत्र की कमी। पार्टी के भीतर न समय पर चुनाव कराया जाता है और न ही दलों के भीतर के लिए गए फैसलों के जानकारियों का कार्य तक पहुंच पाती है। नेतृत्व का संकट। पार्टी के भीतर योग्य नेतृत्व की कमी पाई जाती है और युवा एवं कर्मठ लोगों के हाथों में नेतृत्व आना चाहिए। आगे हमारा है, अवसरवादी गठबंधन। विभिन्न पार्टियों जनता के विभिन्न विश्वास को धोखा देकर अपने सिद्धांतों को त्याग करती है और सिर्फ सत्य की प्राप्ति के लिए किसी पार्टी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाती है। आगे हमारा विपक्षी दलों के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। विपक्षी दलों के 4 कार्य इस प्रकार हैं। पहला है हमारा दोनों चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखना, कानून का निर्माण, सदन एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना और सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास की सहायता करना और लोकतंत्र को सफल बनाना। आप कैसे कह सकते हैं कि जन संघर्ष राजनीतिक चेतना आती है? उत्तर, जन संघर्ष के दौरान उत्तर हमारा हो जाएगा, जन संघर्ष के दौरान आम जनता विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत हो जाती है। इसी दौरान उनके अपने अधिकार भी ज्ञान होते हैं। जन संघर्ष सीधे तौर पर नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार कई बार जन संघर्ष की तुरंत लाभ जनता को प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रियाओं में आम जनता के भीतर राजनीतिक चेतना जागृत होती है। आगे हमारा निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। प्रजातंत्र जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित शासन व्यवस्था
व्यवस्था निर्वाचन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्रजातंत्र के सुदृढ़ बनती है। इसलिए निर्वाचन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। जैसे यहाँ पे सांसद विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना तथा चुनाव तथा उपचुनाव करना। अगले निर्वाचन की तिथि एवं कार्यक्रम का निर्धारण करना, मतदाताओं की समस्याओं के व्यवस्था का नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं संचालन करना। चुनाव में राजनीतिक दलों को प्रयत्नशील मतदाताओं के लिए आचार संहिता बनाना। अगला चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करना, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, उनके लिए चुनाव चिन्ह निर्धारित करना। निर्वाचन से संबंधित विवादों एवं राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए निर्वाचन संबंधी विवाद याचिकाओं का निपटान करना। आगे हमारा है जन संघर्ष का अर्थ क्या है। जनता जब सरकार की कुल निश्चित नीतियों अथवा निर्णयों के विरोध स्वरूप बड़े पैमानों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष पर उतारू हो जाते हैं अथवा संघर्ष करने लगते हैं तो जन संघर्ष अथवा जन आंदोलन कहा जाता है। इस प्रकार की स्थितियां तब आती है जब जनता को आभास हो जाता है कि सरकार उनके हितों की अनदेखा कर रही है। इस प्रकार के जन संघर्ष का उद्देश्य सत्ता पक्ष के अपनी बातों को मनवाना है और यही अपने हितों के रक्षा करना और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में इसी प्रकार अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है। इनकी विकृतियां दूर करने के उद्देश्य से जो जन संघर्ष अथवा अदालत होते हैं उसे हम संघर्ष का सकारात्मक पक्ष कहा जाता है। परंतु वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अपनी असंतुष्टि या असहमति का संघर्ष माध्यम से व्यक्त करना जन संघर्ष का नकारात्मक पक्ष है। आगे हमारा है विभिन्न जन दलों की महिलाओं की क्या भूमिका है। उत्तर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय नारी के जगाने का आह्वान किया था और गांधी जी नमक सत्याग्रह के जुलूस में औरतों को भी हिस्सा लिया, नमक बनाया तथा शराब की दुकानों को पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं भी गई और सारे शहरों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं तथा गांवों में संपन्न किसी भी परिवार की महिलाएं ने आंदोलन में भाग लिया और घर में रहने वाली महिलाएं ने चरखा चलाए और सूता कतर कर स्वदेशी वस्त्र को प्रोत्साहन दिया और नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू नामक उल्लेखनीय गांधी जी द्वारा चलाए गए दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के महिलाओं का भाग 2 का विशेष महत्व है। महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तथा बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाया है। इस प्रकार जन आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने भूमिका निभाई। इन्होंने शराबखोरी के लता के विरुद्ध आवाज उठाई और चिपको आंदोलन का दायरा और विस्तृत कर दिया। आगे हमारा
अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? अगर आपके आसपास किसी पेड़ को कोई काटता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के कुछ लोगों के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध उठाई गई आवाज़ है। वन विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को खेती के औजार निर्माण हेतु पेड़ काटने से मना कर दिया और व्यवसायियों को खेल सामग्रियों एवं निर्माण हेतु वन को भूखंडन आवंटित कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया और यह विरोध एक बड़े संघर्ष में बदल गया और इसके विस्तार उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी हो गया और जनता के विरुद्ध रंग लाया और सरकार झुक गई। 15 वर्ष के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। 70 के दशक में आंदोलन पेड़ पौधों की कटाइयों के विरुद्ध का प्रतीक बन गया। पेड़ काटने वाले हम सर्वप्रथम पेड़ के लाभ के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। उन्हें इस बात के अवगत कराएंगे कि एक पेड़ अपने संपूर्ण जीवन के वातावरणीय प्रभाव करती है। अगर हर व्यक्ति इस प्रकार पेड़ काटते जाए तो पृथ्वी पर से हरियाली समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी में वातावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगी और घटते ऑक्सीजन एवं बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावों में पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और ज़मीन बंजर हो जाएगी और वर्षा की संभावना छिन्न हो जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी। अगर वही व्यक्ति फिर भी पेड़ काटने पर आमाद है तो कानून की सहायता लेंगे, क्योंकि अधिकार पेड़ काटना कानूनी अपराधी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया? उत्तर, बिहार का छात्र आंदोलन तत्कालीन सरकार के विरुद्ध बेसुध छात्राओं ने जन संघर्ष था जो बाद में राजनीतिक हो गया। 1971 में कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की मुख्य नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन 1971 में सरकार बनने के बाद भारत में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां काफ़ी बदतर हो गई और अमेरिका तथा मित्र राष्ट्रों में सहायता मिलना बंद हो गया। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गई थी। इन सब कारणों से देश में असंतोष का माहौल था, जो कि छात्रों के आंदोलन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार बर्खास्त करने की मांग कर दी गई। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण को नेता चुना और जिसे उन्होंने इन शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि वह आंदोलन अहिंसक होगा और
और इनकी क्षेत्र न सिर्फ बिहार के समिति रहेगा बल्कि संपूर्ण भारत में होगा। जयप्रकाश नारायण ने निवेदन पर भी सभी तरह के लोग आंदोलन के कदम पड़े। उन्होंने फैसला किया कि आंदोलन के बिहार के बाहर देशों के अन्य भागों में भी फैलाया जाए। जयप्रकाश नारायण ने 1975 नेतृत्व किया और यह संसद मार्च दिल्ली के अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इन आंदोलनों से प्रेरित होकर देश में अन्य राज्यों में भी आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व विपक्षी दलों इंदिरा गांधी इस्तीफे के प्रभाव डालता है शुरू किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जन प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और उन्होंने अपने आहट में सेना व पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार के आदेश के अंतर्गत घोषणा कर में डाल दिया गया। छात्र आंदोलन नहीं मानने के लिए निवेदन किया और इंदिरा गांधी इस आंदोलनों के देश के अतिरिक्त विद्रोह मानता है। 25 जून 1975 के देशों के आपातकाल की घोषणा दी। आंदोलन से जुड़े सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल उपयुक्त कथनों के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार की शुरुआत हुआ छात्र का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। आगे हमारा है जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आओ अपने पक्ष में उत्तर दें। उत्तर: लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जिससे कि समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर हितों के टकराव में चलता लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा ही मजबूत होता है। किसी भी लोकतंत्र फैसले में सहमति के लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले लेते हैं तो जन साधारण का विचार अनदेखी करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जन संघर्ष होता है और विकास के वाली बाधाएं दूर हो जाती है। जन संघर्ष सरकार को तानाशाही से रोकता है और इन संघर्षों का समाधान जन व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। कभी कभी इस बात के संघर्ष के समाधि संसाधन या न्यायपालिका द्वारा भी होता है। सरकार पर इन सबों के कारण लगातार दबाव बना रहता है और उसे जनता के हितों का पूरा ख्याल रखना पड़ता है और अतः हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। आगे ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। उत्तर: ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है हमारा ग्राम सभा। गांव के सभी वयस्क नागरिकों के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मुखिया: ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। मुखिया का ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करना होता है। ग्राम कचहरी: प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में न्यायिक कार्य को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में 5 होते हैं। ग्राम रक्षा दल: गांव में 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। इसका मुख्य काम गांवों की रक्षा करना है। आगे है ग्राम पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी होते हैं। पंचायत के सारे दस्तावेज इन्हीं के
अधीन रहते हैं। आगे हमारा नगर निगम का संगठनात्मक स्वरूप लिखें। उत्तर 3 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका निम्न अंग है निगम परिषद। इसके नगर की जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांट दिया गया है। यह संख्या 45-75 तक हो सकती है। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और उस क्षेत्र में सांसद सदस्यता एवं विधायिका इसके पदेन सदस्यता होते हैं। आगे हमारा मेयर तथा उप मेयर ये निगम परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा यह बैठकों के अध्यक्षता करता है। आगे हमारा है समिति निगम कार्य समितियों के द्वारा संचालित होते हैं और स्थानीय समितियों के अलावा अलग अलग कार्य के लिए कुछ समितियां होती है, जैसे कि नगर आयुक्त या पदाधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त एवं सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। या नगर निगम प्रस्तावना प्रशासक होती है। आगे हमारा है निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और अपने पक्ष में उत्तर दें। पहला हमारा क्षेत्रीय भाव लोकतंत्र को मजबूत करती है। उत्तर क्षेत्रीय भाव सदैव नकारात्मक नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ विकास नहीं हो पाया है या जिनका क्षेत्रीय पहचान नष्ट हो जा रही है, कई बार सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों के विकास पर नहीं होता है, तो इन सब मुद्दों पर क्षेत्रीय भावनाएं उत्पन्न होती है और यह सकारात्मक और इससे कि लोकतंत्र मजबूत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दबाव समूह स्वार्थी तत्वों के मुख्य है, इसलिए इसे हमें समाप्त कर देना चाहिए। उत्तर किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्येक समूह और सामान्य समूह के रूप से ध्यान देकर उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करे और इस प्रकार विकास के लिए सहायता नहीं प्राप्त कर पाती है। यदि इनके अधिकार के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं तो उसे स्वार्थ नहीं कहा जा सकता। इसे समाप्त करने का अर्थ होगा कि लोकतंत्र के मुख्य उद्देश्य के अवरुद्ध उत्पन्न करना। तीसरा हमारा है जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोध है। उत्तर जनसंघर्ष लोकतंत्र के विरोध नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए उठाई गई आवाज़ है। प्रत्येक लोकतंत्र अपने नागरिकों को इसे मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान करता है। जब जनता को यह लगता है कि सरकार उनके विचारों की अनदेखा करती है, तभी यह संघर्ष उत्पन्न होती है और जनसंघर्ष सरकार को स्वेच्छाचारी बनाने से रोकता है और आखिरकार यह जनता की सरकार अतः जनसंघर्ष को लोकतंत्र के विरोध कहना सर्वथा अनुचित है। आगे हमारा भारतीय लोकतंत्र में हुए आंदोलन महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। हमारे सामने उनके उदाहरण मौजूद। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ताड़ी विरोध आंदोलन में भी महिलाओं ने अग्रणी है। सूचना के अधिकार आंदोलन के पीछे भी एक महिलाएं थी ही और नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी नेतृत्व मेघ पटेकर
मेधा पाटेकर नामक एक महिला के हाथ में है। आज महिलाओं ने पंचायतों में आधे से अधिक सीटों पर जीत दर्ज किया है और वे संसद में भी 33% आरक्षण के लिए संघर्षरत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के लिए लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य नहीं है। आगे हमारा नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन की सरकार किस प्रकार बनी है, वर्णन करें। उत्तर, नेपाल में सन 1990 के संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था में वर्ष 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई एवं उनके भाइयों राजा ज्ञानेंद्र की गद्दी संभाली और राजा ज्ञानेंद्र को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार नहीं था। नेपाल की जनता ने अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ भयंकर जनसंघर्ष आंदोलन शुरू कर दिया। इसके लिए नेपाल में सत्ता राजनीतिक दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और जिसे कि सप्तदलीय गठबंधन कहा जाता है। इस गठबंधन में मंडल 4 दिनों बाद की घोषणा की है। अंततः राजा को 24 अप्रैल 2006 को सप्तदलीय गठबंधन के प्रधान गिरिजा प्रसाद कोराई के प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करनी पड़ी।